रहे हैं सबकीहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों। शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी ने अपने 45 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। लिस्ट के मुताबिक इस्लामपुर सीट से जयंत पाटिल को टिकट मिला है। कराड़ उत्तर से बालासाहेब पाटिल, कोरेगांव से शशिकांत शिंदे, जलगांव ग्रामीण से गुलाबराव देवकर, इंदापुर से हर्षवर्धन पाटिल, राहुरी से प्राजक्ता तनपुरे, अहमदपुर से विनायकराव पाटिल, वडगांव शेरी से बापू साहेब पठारे और नागपुर पूर्व से दुनेश्वर पेठे को टिकट दिया गया है। इसके अलावा बाराबती में अजीत पवार बनाम युगेंद्र पवार के बीच मुकाबला होगा। आपको बता दें कि युगेंद्र रिश्ते में अजीत पवार के भतीजे लगते हैं, जिन्हें शरद पवार ने बारामती से टिकट दिया है। पंजाब में 13 नवंबर को होने वाले उपचुनाव से पहले शिरोमणि अकाली दल को झटका देते हुए पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री सोहन सिंह ठंडल होशियारपुर में भाजपा में शामिल हो गए। इस बीच खबर सामने आ रही है कि भाजपा ठंडल को चप्पेवाल एससी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा सकती है, जहां से उसने अभी तक अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं की है। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक ठंडल का भाजपा में स्वागत पार्टी के पंजाब प्रभारी और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी और पूर्व केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश ने किया। गुरुवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में केंद्र सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कैबिनेट की बैठक में लिए गए बड़े फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि दिवाली और छठ पूजा के लिए 7,000 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। हर रोज 2 लाख लोग यात्रा कर सकेंगे। नरकटियागंज, रक्सौल, सीतामढ़ी, दरभंगा और सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर डबल रेलवे लाइन परियोजना को मंजूरी मिली है। 4,553 करोड़ रुपए की लागत से 256 किलोमीटर की रेलवे लाइन को डबल किया जाएगा। इससे उत्तर प्रदेश, बिहार और पूर्वोत्तर के राज्यों में कनेक्टिविटी बढ़ेगी। इसके अलावा अमरावती रेलवे लाइन को मंजूरी मिली है। कृष्णा नदी पर 3.2 किलोमीटर लंबा नया रेलवे पुल बनाया जाएगा। यह आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती को हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता और नागपुर से जोड़ेगा। साथ ही 1,000 करोड़ रुपए का वेंचर कैपिटल फंड बनाया जाएगा। इससे स्पेस सेक्टर के स्टार्टअप को बढ़ावा मिलेगा। आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल महाराष्ट्र और झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव में खुद चुनावी मैदान में न उतरकर इंडिया ब्लॉक पार्टियों के लिए प्रचार करेंगे। पार्टी सूत्रों द्वारा आज गुरुवार को यह जानकारी दी गई। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक सूत्रों ने बताया कि केजरीवाल महाराष्ट्र में विशेष रूप से महाविकास अघाड़ी के सहयोगियों उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना यूबीटी और शरद पवार की एनसीपी के लिए प्रचार करेंगे। मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जारंगे ने गुरुवार को कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में वे किन सीटों से अपने उम्मीदवार उतारेंगे, इसकी अंतिम संख्या अगले हफ्ते नामांकन दाखिल करने के अंतिम दिन घोषित की जाएगी। उन्होंने कहा कि अभी मराठा समुदाय के कई उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं, लेकिन किस निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा जाएगा और उम्मीदवारों के नाम पर बाद में फैसला किया जाएगा। आपको बता दें कि जारंगे मराठों के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के तहत आरक्षण की मांग कर रहे हैं। साथ ही हैदराबाद, बॉम्बे और सतारा राजपत्रों से मसौदा अधिसूचना को लागू करने की मांग कर रहे हैं, जिसमें मराठा समुदाय को कुणबी घोषित किया गया है, जो कि एक कृषि समूह है और ओबीसी श्रेणी के तहत आरक्षण और लाभ के लिए पात्र है। कनाडा से वापस बुलाए गए भारत के उच्चायुक्त संजय वर्मा ने कनाडा के व्यवहार को बेकार बताते हुए कहा कि भारत की पीठ में छुरा घोंपा गया और एक ऐसे देश द्वारा सबसे गैर पेशेवर तरीके से व्यवहार किया गया, जिसे एक मित्रवत लोकतंत्र माना जाता है। आपको बता दें कि निज्जर हत्याकांड मामले के संबंध में वर्मा को पिछले सप्ताह मामले की जांच में हितधारक व्यक्ति घोषित किया गया। इस बीच कनाडा द्वारा आगे की कार्रवाई करने से पहले नई दिल्ली ने वर्मा और 5 अन्य राजनयिकों को वापस बुला लिया। वर्मा ने पीटीआई भाषा को दिए इंटरव्यू में कहा कि यह बहुत खराब स्थिति है। द्विपक्षीय संबंधों के प्रति यह सबसे गैर पेशेवर दृष्टिकोण है। किसी देश के शीर्ष दूत और अन्य राजनयिकों से पूछताछ करने की बजाय
एक राजनयिक के हाथ में कूटनीतिक उपकरण उपलब्ध होते हैं, उन उपकरणों का इस्तेमाल किया जा सकता था। कनाडा से वापस बुलाए गए भारतीय उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा ने भारत और कनाडा विवाद पर आगे कहा कि यदि आप पूरे प्रकरण को देखें, और हम हमेशा कहते रहे हैं कि हमारे साथ कोई भी सबूत साझा नहीं किया गया है, तो मुझे लगता है कि यह काफ़ी हद तक राजनीति से प्रेरित है और भारत को गलत तरीके से निशाना बनाया गया है। हम एक जिम्मेदार लोकतंत्र हैं। किसी भी देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की हमारी नीति नहीं है। यह दुखद था क्योंकि मैं दोनों देशों के बीच संबंधों को और बेहतर बनाने के लिए वहां गया था, लेकिन मेरे खिलाफ आरोप लगाए गए। मुझे भी लगता है कि अगर मेरे देश के हितों को नुकसान पहुंचा है तो फिर अपने देश की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उसके आदेश की कथित अवमानना से जुड़ी एक याचिका को खारिज कर दिया है। यह जनहित याचिका गैर लाभकारी संगठन नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वीमेन ने दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि उत्तराखंड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बगैर तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई और संपत्तियों को गिराया गया है। यह सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश की अवमानना है जिसमें कोर्ट ने कहा था कि बिना अनुमति के किसी भी संपत्ति को नहीं गिराया जाएगा। अब इस याचिका की सुनवाई करते हुए जस्टिस PR गवई, जस्टिस PK मिश्रा और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने कहा कि हम मुसीबतें बढ़ाना नहीं चाहते। संपत्ति गिराए जाने से प्रभावित लोगों को कोर्ट आने दें। महाराष्ट्र में होने वाले चुनाव से पहले शरद पवार और उनके गुट को एक बड़ा झटका लगा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने अजीत पवार को खड़ी चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल करने से रोकने की मांग वाली याचिका को फिलहाल खारिज कर दिया है। यानी महाराष्ट्र चुनाव में अजीत पवार गुट खड़ी सिंबल पर वोट मांग सकेंगे। आपको बता दें कि NCP शरद पवार गुट ने 2 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर खड़ी चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग की थी और अब याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव में अजीत पवार गुट खड़ी चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल कर सकेंगे, लेकिन उन्हें डिस्क्लेमर भी लगाना होगा। अदालत ने कहा कि अजीत पवार गुट खड़ी चिन्ह के साथ कोर्ट में विचाराधीन डिस्क्लेमर लगाने के आदेश का पालन करने को लेकर एक एफिडेविट भी देंगे। गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने अजीत पवार की NCP को असली पार्टी मानते हुए उन्हें खड़ी चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल करने का अधिकार दिया था, जिसके बाद शरद पवार गुट मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और अब मामले की अगली सुनवाई 6 नवंबर को होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में भारतीय सेना के चाणक्य डिफेंस डायलॉग के दूसरे संस्करण को संबोधित करते हुए कहा कि भारत और चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC के साथ कुछ क्षेत्रों में अपने मतभेदों को सुलझाने के लिए कूटनीतिक और सैन्य दोनों स्तरों पर बातचीत में शामिल रहे हैं। वार्ता के बाद समान और आपसी सुरक्षा के सिद्धांतों के आधार पर जमीनी स्थिति को बहाल करने के लिए व्यापक सहमति हासिल की गई है। प्राप्त सहमति में पारंपरिक क्षेत्रों में गश्त और चराई शामिल है। रक्षा मंत्री ने आगे कहा कि यह निरंतर बातचीत में संलग्न होने की शक्ति है, क्योंकि जल्द ही या बाद में समाधान सामने आएगा। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पिछले सप्ताह पदभार ग्रहण करने के बाद राष्ट्रीय राजधानी की अपनी पहली यात्रा के दौरान आज गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। ऐसे में अब्दुल्ला के अपने मंत्रिमंडल द्वारा पारित एक प्रस्ताव सौंपे जाने की उम्मीद है, जिसमें केंद्र से जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने का आग्रह किया गया है। विदेश मंत्री S जयशंकर ने गुरुवार को कहा कि विवादों और मतभेदों को बातचीत और कूटनीति से सुलझाया जाना चाहिए और एक बार समझौते पर पहुंच जाने के बाद उनका ईमानदारी से सम्मान किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि उन्होंने रूस के कजान में ब्रिक्स आउटरीच सत्र में प्रधानमंत्री मोदी का प्रतिनिधित्व करते हुए यह टिप्पणी की। जयशंकर ने कहा कि हम कठिन परिस्थितियों में मिलते हैं। दुनिया को लंबे समय से चली आ रही चुनौतियों पर नए सिरे से सोचने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमारी यह सभा एक संदेश है कि हम वास्तव में ऐसा करने के लिए तैयार हैं। दाना चक्रवाती तूफान के गुरुवार को पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के समुद्री तट से टकराने की आशंका है। इसको देखते हुए दोनों राज्यों का प्रशासन तैयारियों में जुटा है। दाना तूफान पर ओडिशा में भारतीय मौसम विभाग की निदेशक
मनोरमा मोहंती ने जानकारी देते हुए कहा कि दाना तूफान ने पिछली रात एक घातक चक्रवाती तूफान का रूप ले लिया है और यह पिछले 6 घंटों से उत्तर पश्चिम दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है। मनोरमा मोहंती ने बताया कि दाना तूफान अभी ओडिशा के पाराद्वीप से 260 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम की ओर मध्य और उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर है और इसके उत्तर पश्चिम में उत्तरी ओडिशा और पश्चिम बंगाल की ओर बढ़ने की आशंका है। दाना तूफान गुरुवार देर रात को तट से भयंकर चक्रवाती तूफान के रूप में टकरा सकता है और इस दौरान उसकी रफ्तार 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में नियंत्रण कक्ष आज रात चक्रवात दाना के संभावित लैंडफॉल होने से पहले स्थिति की निगरानी कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पश्चिम बंगाल सरकार ने अब तक 1,59,837 लोगों को सुरक्षित निकाला और शिफ्ट किया और इसके अलावा 83,537 लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया है। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में अखिलेश यादव द्वारा सभी सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतारने का ऐलान करने के बाद अब कांग्रेस ने भी प्रतिक्रिया दी है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि आज मौजूदा राजनीतिक और सामाजिक तनाव में और जिस लक्ष्य के साथ इंडिया गठबंधन का गठन किया गया था, जिस तरह से हमने लोकसभा चुनाव लड़ा, हमने निर्णय लिया है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी उपचुनावों के लिए अपने उम्मीदवार नहीं उतारेगी और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को जीतने में मदद करेगी। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि कनाडा में अस्थायी विदेशी कर्मचारियों की संख्या कम की जाएगी। जस्टिन ट्रूडो ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि हम कंपनियों के लिए कड़े नियम लेकर आ रहे हैं, जिसमें उन्हें यह बताना होगा कि वह पहले कनाडा के कर्मियों को काम पर क्यों नहीं रख सकती हैं। आपको बता दें कि खालिस्तान समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मुद्दे पर भारत और कनाडा के रिश्तों में तनाव की स्थिति बनी हुई है और इस बीच कनाडाई प्रधानमंत्री का ये बयान रिश्तों में खटास को और बढ़ा सकता है। दरअसल भारत के पंजाब सहित अन्य राज्यों से काफी संख्या में लोग काम करने के लिए कनाडा जाते हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री के इस कदम से उन लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कनाडा में भारत से लाखों की तादाद में छात्र पढ़ाई करने जाते हैं। दिसंबर 2023 के भारत के विदेश मंत्रालय के दस्तावेज के अनुसार कनाडा में भारत के 2,30,000 स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं। इसके अलावा 18 लाख भारतवंशी कनाडा के नागरिक हैं और 10 लाख भारतीय कनाडा में रहते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।